तो मेरा नाम है फ़याज़ खालिद और आज मैं हूँ संगीता शर्मा मैडम जी से जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें 2 किताबें मेरे पास हैं। एक ताबीर ताबीर और दूसरी किताब है 4 लेयर्स। तो ताबीर के अंदर शायरी है और 4 लेयर्स के अंदर सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन से रिलेटेड, सेल्फ मास्टरी से रिलेटेड इसके अंदर कंटेंट्स हैं। तो मैडम से जानेंगे इन किताबों के बारे में और अन्य जानकारी भी हम पाएंगे। चलिए मैडम से बात करते हैं। हेलो मैडम। हेलो, हाँ जी। जी बताइए आप अपने बारे में कुछ। मैं एक आईटी प्रोफेशनल टर्न्ड लाइफ कोच हूँ। ओह माय गॉड, आईटी प्रोफेशनल टेक्निकल से। हाँ जी, टेक्निकल से मैं इसमें आई हूँ, लाइफ कोच हूँ। अर्लियर आई वाज डूइंग कोडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। आई वाज अंडरस्टैंडिंग कोडिंग ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, उससे कैसे काम कराया जाता है। बट फिर आगे जाके मुझे ये समझ आया कि वही ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कोडेड। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो हम कैसे कोडेड हैं और कैसे हम उस कोड को हम दोबारा से रीडिज़ाइन करके हम ऐसे अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जी, तो आपको ये बुक पब्लिश का ख्याल कैसा आया? कैसे आपने शायरी स्टार्ट की? क्या जर्नी रही इसकी? शायरी की किताब की स्टोरी भी है कि मैंने 20 इयर्स की एज से मैंने थोड़ा शायरी, कुछ भी जो मेरी फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी होते थे, मुझे पेन डाउन करने की आदत थी। मैं लिख लेती थी कहीं पे भी। वो लिखते लिखते ये तो कलेक्शन ही है। एग्जैक्टली वो उस समय जो भी कुछ फीलिंग्स, जो इमोशंस हुए। साल की आपकी शायरी है? जितनी 20 साल 10 साल। हाँ, 10-20 साल की जब भी कुछ फीलिंग्स को आपने इसमें कवर अप कर जैसे दिया। जैसे फेसेस आए वो कवर किए हैं। और रिलेशनशिप्स कैसे मूव होती हैं, क्या सेटबैक्स होते हैं, कैसे आप उन इमोशन से निकलते हो। ठीक है। फिर आप एकदम से टर्न हुई इस 4 लेयर्स पे। इसकी क्या कहानी रही आपकी? 4 लेयर्स जो है, इसका भी थॉट था, मतलब बिगनिंग से ही था कि मेरे माइंड में हमेशा से क्वेश्चन आता था कि वाई वी आर हेयर ऑन दिस अर्थ, हु आर वी। जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, जनरली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यार मेरे साथ ही ये क्यों ऐसा हो रहा है, वाई मी, है ना। ज़िंदगी में कुछ भी गलत होता है तो हम कहते हैं वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है। हाँ, वो होता है हमारा विक्टिम माइंडसेट कि हम किसी भी चीज़ के लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, मेरे साथ हो रहा है, उसके साथ नहीं हो रहा और मेरे साथ मैं ही सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन जब आप उस जर्नी से, उस स्टेप से आगे निकल के आते हो कि हु आर यू, ठीक है, आप हो कौन, वाई यू आर ऑन दिस अर्थ। तो ये मेरा फेस आ गया था व्हेन आई वाज अराउंड 20-22 ईयर्स, ठीक है, कि मैं इस दुनिया में ही क्यों। तो मेरा एक रिसर्च, एक क्वेश्चन कि क्यों होता है ये ऐसा चीज़। तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड, मैं आज पूछ ही लेता हूँ आपसे। तो पहला क्वेश्चन कि हमारा पर्पस क्या है इस वर्ल्ड में आने का, इस दुनिया में आने का? सी लाइफ जो है, ये जो अर्थ है, दिस इज़ लाइक अ स्कूल, ठीक है। तो हम एक स्कूल में आए हैं। वी आर ऑल सोल्स, ठीक है, जो एक सोल जर्नी पे हैं। तो बिगनिंग से जो सोल की हमारी ग्रोथ है कि पहले हम एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, कुछ भी है उसको अपन ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, उस चीज़ में रहते हैं। फिर धीरे 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 हमारी एवोल्यूशन होती है, हम एवॉल्व करते हैं, बीइंग हमारा बेस्ट वर्जन आता जाता है। तो वो सोल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइफ इज़ जस्ट, हम एक स्कूल में हैं। उसके बाद नहीं, जैसे अगर हम इस वर्ल्ड में आ गए, हाँ, हमें किसने भेजा, क्या भेजा, चलिए हमें नहीं मालूम। हम इस वर्ल्ड में आ गए, लोगों को देखे, उसके हिसाब से रहने शुरू किए, जैसा उन्होंने ट्रीट किया उस तरह से भी हम चलते उसमें भी हमने अपना कुछ मॉरलिटी, कुछ अपनी ह्यूमैनिटी, सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हुए एक लाइफ जी के ख़त्म हो जाता है। हाँ जी। तो इस वर्ल्ड में जो चीज़, जो मेरे साथ बुरा हुआ, उसका मुझे कोई बदला नहीं मिला। तो क्या कंसेप्ट है इस पे, आपकी क्या सोच है? इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ तो है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, हर इंसान एक अलग अलग इन्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है। कोई एक बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है, कोई एक बिल्कुल झोंपड़ी में पैदा हो रहा है। तो मेरे तो क्वेश्चन वहाँ से शुरू हुए थे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हाँ, तो वो इनइक्वालिटी क्यों है, इनइक्वालिटी क्यों है, ठीक है। अगर भगवान है तो वो सबको प्यार करता है, तो इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, तो सबको एक जैसा होना चाहिए। मेरे भी यही क्वेश्चन थे जो आपके हैं। देन आई स्टडीड कि जो भी हम आज भी, मैं कुछ एक काम करती हूँ, कोई भी एक कर्म करती हूँ, कार्य करती हूँ, उसका मुझे रिजल्ट मिलता है इसी दुनिया में मिलता है ना। कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, एक हमने काम किया है तो उसका एक रिजल्ट आ रहा है। क्या ये हर किसी के साथ होता है? तो ये हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हमारे ही कर्मों का लेना देना है, एक्सचेंज, जो हाँ हमारे एक्शंस के ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और अगर हम इस दुनिया में आ रहे हैं और ये इनइक्वालिटी है, वो भी हमारी पास्ट लाइफ्स हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ऑल्सो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों की पास्ट लाइफ्स में जाके भी जो उनकी इस लाइफ की स्टोरी है वो पास्ट लाइफ से कैसे इम्पेक्टेड होती है।
तो बेसिकली जो कर्मा ही है हमारा, वो हमें इस दुनिया में लेके आया है। जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उसकी वजह से हम अलग अलग सिचुएशंस में हैं, फिर हम यहाँ आके भी कुछ ना कुछ कर्मा कर रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस सिचुएशंस में जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब हम अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ को, हम इवॉल्व होते हैं, तो हम आगे ग्रो करते हैं। तो हमारा पर्पस है कि हमने इसको अपने आप को ग्रो करना है एज ए बेस्ट वर्जन ऑफ बेस्ट वर्जन बना के, सो फिर दैट उसमें फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली जो हम एज ए ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर एक हिडन पावर है जो हमें पता नहीं है। जैसे हमारे, आपने कहानियों में सुना होगा कृष्ण भगवान की कहानी, बचपन में वो मिट्टी खा रहे थे, तो उनकी माँ ने उनको बोला कि मुंह खोलो मुझे देखना है, तो उनको ब्रह्मांड दिखा, ठीक है। जो ये हमारी हिंदू माइथोलॉजीज की स्टोरीज हैं, ये एक बहुत गहरी हैं, इनको समझने के लिए आपको वक्त लगता है। तो उसमें क्या दिखाया है कि वो ब्रह्मांड कैसे दिखा उनको कृष्ण जी के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ब्रह्मांड हर इंसान के अंदर है, ठीक है। आप, हमारे अंदर माइक्रो यूनिवर्स है और बाहर हमारा मैक्रो यूनिवर्स है। यू आर नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। आपके अंदर कितने सारे सेल्स हैं, उन सेल्स में भी लाइफ है, उनकी भी जिंदगी चल रही है, आपके अंदर चल रही है। तो पूरा अंदर आपका ब्रह्मांड है, हाँ, और बाहर भी वही ब्रह्मांड है। जो अगर आपका इंटरनल फ्रेमवर्क अच्छा होगा, आपका इंटरनल सेल्फ में, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके इंटरनल सेल्फ में, जो आपकी बॉडी है, जो ये मेरी 4 लेयर्स है, इसी के बारे में है। अच्छा। फिजिकल बॉडी जो हमारी बॉडी है, उसके नेक्स्ट आती है एनर्जी लेयर, ठीक है, जो हमारी एनर्जी लेयर है। फिर आती है हमारी इमोशनल लेयर, ओके, ठीक है। फिर आती है हमारी मेंटल लेयर। ये 4 ऐसी लेयर्स हैं। लेयर्स तो और भी हैं आगे, 7 लेयर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, और हम कैसे इनको हम मैनेज करेंगे, अलाइन करेंगे, सो दैट वी गेन दैट पावर ओके टू क्रिएट द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, ठीक है। कोई बेसिक चीज़ है, जैसे आप थोड़ा सा समराइज कर दीजिए कि किस तरह से ये 4 लेयर्स पे कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, ये जो चारों की चारों लेयर्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि 5th लेयर्स आ जाती है हमारी स्पिरिचुअल लेयर, ब्लिस लेयर। उसके आगे हमारे नेक्स्ट लेयर्स आती हैं। अगर हम इन 4 लेयर्स पे वर्क करते हैं, वो हो गया जैसे आपका थॉट आया, थॉट इज़ अ मेंटल लेयर। थॉट का ओरिजिन हुआ, एक सोच आई, उस सोच से प्रभावित होकर आपकी कुछ इमोशंस आई, ठीक है। वो इमोशंस ट्रिगर हुई, इमोशंस के बाद क्या हुआ, आपकी एनर्जी बॉडी। अगर तो वो इमोशंस बहुत अच्छी थी, एनर्जी बॉडी प्लस हो गई। अगर लेकिन इमोशंस नेगेटिव थी, तो एनर्जी बॉडी आपकी डिप्लीट होगी, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी के साथ बहुत क्लोजली, एनर्जी इन द सेंस करेज, और हाँ, जो एनर्जी बॉडी होती है हमारा, जैसे हम एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो एनर्जेटिक बीइंग्स, ठीक है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल सेंस में, हाँ, स्पिरिचुअल सेंस में, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी के साथ वेरी क्लोजली रिलेटेड एनर्जी बॉडी होती है। और जैसे आपकी कोई ऐसा थॉट नेगेटिव है, ठीक है, इमोशन नेगेटिव हुए, तो आप लो फील करते हो ना, तो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, लो फीलिंग, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो एनर्जी डिप्लीट होती है। अब जब एनर्जी डिप्लीट होती है, आप लो मोड में चले जाते हो, तो आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता? आपका उठने का मन नहीं करता, मुझे नहीं जाना यहाँ, मुझे कुछ नहीं खाना, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। इससे क्या होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ठीक है। तो आपने इनसे उभरने के लिए पहली चीज़ है, जैसे हमें चारों लेयर्स के ऊपर एक साथ काम करना चाहिए वैसे। लेकिन अगर आपको कोई थॉट आता है, आप नोटिस करो ये थॉट दिन में कितनी बार आता है जी, ठीक है। और इसके थॉट के साथ कौन सा इमोशन मेरा लिंक है, ठीक है। उसके वो इमोशन के साथ आपकी कैसी फीलिंग आती है आपको, ठीक है। आप क्या फील करते हो, और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है इस चीज़ को। जैसे कोई थॉट आएगा, आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशंस भी होंगी। आप कहते हैं ना, मेरे को दिल में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ फीलिंग हो रही है, तो वो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। ब्रेथ आपकी चेंज हो रही है, तो आपकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट आता है किसी भी थॉट का, इमोशन का। तो ये सारे, हाँ, सब कनेक्टेड हैं। जब आप उसके लिए अवेयरनेस बढ़ा लेते हो, When you become aware about that, ये थॉट आया, ये इमोशन आया, ये मेरे अंदर फीलिंग है, ये सेंसेशन है, उस सेंसेशंस को हम जब ऑब्जर्व करना शुरू कर जाते हैं, तो वो अवेयरनेस से क्या होता है, आप उनसे उभरना शुरू कर देते हो। जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी इन चीज़ों से, यानी खुद को मजबूत कर लेता है इंसान। हाँ, और आपकी अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट नहीं करता। फिर वही थॉट, अगर अब आपको पता है कि ये थॉट ही है जो मुझे परेशान कर रहा है, एक सोच है जो मुझे पूरा दिन लो रखती है। अब जैसे वो थॉट आएगा, आप उसको रोक सकते हो ना, कि नहीं मुझे नहीं सोचना है, तो मुझे इस स्पाइरल में लेके जाएगा। मुझे एक मूवी का सीन याद आ गया, किंग थॉट करके एक मूवी थी, उसमें राजा स्पीच नहीं दे पाता है, वो जब स्टेज पे जाता है वहीं बेहोश हो जाता है।
तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसको बार बार समझाता है कि तुम सोचो, तुम ये सोचो कोई देख ही नहीं रहा तुम्हें। उसको थॉट जो है उसको इन्फ्लुएंस करता था, वो बेहोश रहता था। तो एनी हाउ मेडिटेट करना खुद को। मेडिटेट करना, मेडिटेशन में भी लोग बड़ा घबरा जाते हैं कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है। आपने ये वर्ड यूज़ किया है, तो मेडिटेट करने में भी घबराते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बैठ के कुछ सोचना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली जो स्टार्ट करना है वो है कि आप अपने साथ बैठना शुरू करो। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, हम खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आप अकेले में अपने साथ बैठो, अपने इमोशंस को देखो, दिन भर मैं क्या सोचता हूँ, क्या थॉट्स आते हैं, कहाँ मैं खोया रहता हूँ, क्या इमोशंस आते हैं। अपनी इन चीज़ों को, अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे, धीरे धीरे वो सब गुत्थियाँ सुलझती जाएंगी और आपका जो है ना पीस वो आता जाएगा। और फिर आप मेडिटेशन में बैठना इन द सेंस कि आप जब आप बैठोगे तो कोई विचार नहीं होगा। इसको कहते हैं उर्दू में खुद से मुहासबा करना। कि जब भी आप पूरे दिन जो भी एक्टिविटी करते हो, रात में एक टाइम निकालो, सोचो कि तुमने पूरे दिन क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, या तुम्हें अब क्या नहीं करना है, खुद को कैसे हर चीज़ को और आप कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो जी। अगर कोई आपको ऐसा कुछ बोलता है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो ऐसा बिहेव ना करे, क्या आप वैसा करते हो? जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, अवेयरनेस बढ़ाते चले जाते हो अपने बारे में, तो ये सारी चीज़ें सॉल्यूशंस आपको मिलते जाते हैं। इस बुक का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि प्रैक्टिकल लाइफ को आप कैसे बेहतर बना सकें। कैसे बेहतर बना सकें। इस वजह से क्या मैडम, ये मैंने पूरा साइंटिफिकली तरीके से सारा एक्सप्लेन किया है और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा है ताकि हर कोई समझ सके इसको। चलिए, मुझे डिस्कशन करके ही बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा एक इल्म हासिल हुई कि इस बुक को पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा चीज़ें हम जान सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ भी कर सकते हैं अच्छे से। और ये 4 लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ, ये आपको अमेज़न पे तो मिलेगी पर इंटरनेशनली सारी जगह अवेलेबल है। कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, सर्च करो गूगल पे तो आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मैडम का बुक ज़रूर एक्सेस कीजिए और पढ़िए और फिर रिव्यू भी दीजिए अच्छा, जब आप अच्छी नॉलेज गेन करेंगे तो हाँ मैडम, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है शायरी। इसी किताब से कोई एक शायरी मुझे, हमें क्या व्यूअर्स को सुना दीजिए। चलो सुना देते हैं। अपनी फेवरेट सुनाइएगा। हाँ, वही सुनाऊंगी। ये जो शायरी है ये है एक टुकड़ा चांद का। एक टुकड़ा चांद का हाय चांद से बिछड़ गया, टूट के गिरा ज़मीं पर धूल से वो मिल गया, खो दिया वो नूर अपना खुद की हस्ती भूल गया, एक टुकड़ा चांद का हाय चांद से बिछड़ गया। अब ये जो नज़म एक तरह से मैंने लिखी है, इसका मायने हम आप 2 तरीके से ले सकते हो कि एक तो हम एज ए सोल जो एक गॉड से, डिवाइन से हम जब बिछड़ते हैं तो हम इस धरती पे आ जाते हैं और हम रुल जाते हैं और हम उसको पहचानते नहीं हैं, ठीक है। और एक आप ले सकते हो कि जो आपके एक इमोशनल रिलेशनशिप है, एक लव रिलेशनशिप है, उससे जब आप सेपरेट होते हो तो वो क्या आपकी फीलिंग्स रहती हैं, ठीक है। कई मायने हैं इसके। हाँ, तो इसकी ये नज़म बहुत बड़ी है, तो एक क्योंकि इसके मैं नेक्स्ट कुछ और बोल देती हूँ जो आपको थोड़ा सा रिलेटेड और अच्छा लगेगा। अब इसमें जब इंसान मायूस हो जाता है ज़िंदगी से तो उसकी कैसे वो सोचता है, ए ज़िंदगी तेरा फसाना झूठा लगता है, दुनिया की इस भीड़ में हर शख्स बेगाना लगता है, मिलते हैं लोग यहाँ अपनेपन का नकाब लिए, मगर साथ निभाने के वक्त हर कोई अनजाना सा लगता है, ए ज़िंदगी तेरा फसाना झूठा लगता है, खोखले से रिश्तों का यहाँ ठिकाना लगता है, खुदगर्जी के नशे में हर कोई है झूम रहा, ज़िंदगी की इस दौड़ में हर कोई दीवाना सा लगता है, ए ज़िंदगी तेरा फसाना झूठा लगता है, मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे गम का खजाना लगता है, दिल का खालीपन ढूंढ रहा किसी अपने का निशान, मिले न कोई नया जख्म इस बात से डर लगता है, ए ज़िंदगी तेरा फसाना झूठा लगता है, पल दो पल की खुशियों के लिए जी रहे हैं सभी, कयामत तक कोई साथ निभाए ये सपना सुहाना सा लगता है, ए ज़िंदगी तेरा फसाना झूठा लगता है, दुनिया की इस भीड़ में हर शख्स बेगाना सा लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब,
बहुत अच्छी शायरी है और मैं तो ज़रूर पढ़ूँगा घर जाते ही इस पे। ठीक है। थैंक यू। और आपको कुछ व्यूअर से कहना हो तो आप कह दीजिए। व्यूअर से यही कहना है कि आप खुश रहें, अपने आप से कनेक्ट रहें, ठीक है। पहले सबसे ज़रूरी है अपने आप से कनेक्ट होना, फिर आप दुनिया को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये बहुत ही प्रीशियस वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर आप अपने माइंड में डालें। ठीक है, थैंक यू मैम।